कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 लेक्चर 2। इसमें फिर आगे लिखते हैं वो कि सालिम अली की आंखों में चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, और जब सालिम अली की मृत्यु हुई उसके बाद ही उनकी आंख से वह दूरबीन उतरी जो दूरबीन उनकी आंखों में चढ़ी हुई थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ होगा। बर्ड वॉचर पक्षियों को देखने वाला, उनकी खोज करने वाला शायद ही कुछ हुआ। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा जादू था। लेकिन कभी कभी एकांत के क्षणों में बिना दूरबीन के भी सालिम अली को देखा गया, जब वो कहीं दूर क्षितिज पर देखते थे, या क्षितिज यानी जहाँ पर जमीन और आसमान के मिलने का भ्रम होता है। जब हम कभी दूर कहीं दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ के बाद ऐसा लगता है कि ज़मीन और आसमान जैसे आपस में मिल रहे हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। ठीक है, तो उसे कुछ कुछ ऐसा ही जादू उनके आंखों में भी था, जैसे लगता था कि ज़मीन और आसमान को वह छू लेंगे। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लाना, यानी प्रकृति के साथ जो जिनका एक तारतम्य बन जाए, एक जुड़ाव बन जाए, जो प्रकृति से बिल्कुल भी भिन्न अलग ना हो पाए, ऐसे लोगों में से वो थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रकृति के चारों तरफ अपनी हंसती खिलती दुनिया को बसाया था। और इसे गढ़ने में जो दुनिया उन्होंने ये गढ़ी थी, जो बसाई थी, उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुँचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, और स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाली जो महिला तहमीना थी, उन्होंने अपने पति का भरपूर सहयोग इसमें दिया था। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभव के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध देकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। और अपने रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभव जो उनके जीवन में थे, उसमें से एक अनुभव ये भी था कि सालिम अली एक दिन साइलेंट वैली, ठीक है, जो को रेगिस्तान की तरफ से आने वाली जो गर्म हवा और रेतीली हवा थी, उससे बचाने के लिए अनुरोध करते हुए चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचे थे। वे उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद के असर को जानने वाले नेता थे। और चौधरी साहब क्या थे कि वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे नेता थे जो गांव की मिट्टी पर जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है और उस मिट्टी से जो एक सूंधी खुशबू आती है, उसके असर को जानने वाले व्यक्ति थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनसे उनकी आंखें नम कर दी। और सालिम अली ने संभावित खतरों का जो एक चित्र उनके सामने रखा कि अगर आज हम इस पर ध्यान ना दें तो जो साइलेंट वैली है, वहाँ जो पक्षी रहते हैं, उनको रेगिस्तान की तरफ से आने वाली हवाओं से नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि ये गर्म हवाएं हैं और ये उनको नुकसान पहुँचा सकती हैं। जब उन्होंने इस तरह के संभावित खतरों के बारे में चौधरी चरण सिंह जी को बताया तो उनकी आंखें भी नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचेगा जो सूंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने के संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? और कह रहे हैं कि आज सालिम अली भी नहीं रहे और चौधरी साहब भी नहीं रहे, तो अब ऐसा कौन सा व्यक्ति बचा हुआ है कि जो अब सूंधी माटी पर उगी फसलों के बीच नए भारत के निर्माण को रखेगा, एक नया भारत का निर्माण करेगा और उसका संकल्प लेगा, और लद्दाख जैसी बर्फीली, हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जो पहाड़ियाँ, वहाँ पर रहने वाले पक्षियों की हिफाजत करेगा, उनकी वकालत करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे, और लेखक कह रहे हैं कि इसी पर मुझे भी याद आया कि लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, ठीक है, ये भी एक प्राकृतिक प्रेमी थे और इन्होंने प्रकृति पर बहुत सारी कविताएं लिखी थी। प्रकृति के प्रति इनका भी बड़ा गहरा लगाव था, तो इसी उनकी याद लेखक को आती है। और वो कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी तब उनकी पत्नी से लोगों ने पूछा, क्या कहा कि वो अपने पति के बारे में कुछ करे, ऐसा अनुरोध किया उनसे विनती की कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो बहुत सारी बातें अपने पति के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। वो कहती है कि मुझे मैं अगर चाहती फ्रीडा तो बहुत कुछ अपने पति के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, और मेरे छत पर जो एक गौरैया यानी एक चिड़िया बैठती है
वह शायद लॉरेंस के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है, और शायद जो मैं नहीं जानती उस मुझसे भी ज़्यादा वह लॉरेंस के बारे में जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। और कहती हैं फ्रीडा कि ये बात सही है कि वो मेरी रगों में है, मेरी हड्डियों में समाया है, मैं उसके प्रति पूरी तरह समर्पित ही, ये बात सही है, लेकिन अब मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं अपने उसके अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाऊं, यानी कि जो उसके अनुभव थे, जो लॉरेंस के विषय में लिखना हो, उसको एक शब्दों में ढाल सकूं, ये मेरे लिए संभव नहीं। मुझे यकीन है कि मेरी छत की गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। और कहती हैं कि मेरे छत पर जो गोरैया बैठती है वो मेरे बारे में और लॉरेंस के बारे में मुझसे भी बहुत ज़्यादा जानकारी रखती है, और शायद इतनी जानकारी मैं भी नहीं रखती। और जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाले नीले कंठ की वो गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों पर ले जाती रही। और कह रहे हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी जिनके मन में शायद जो सहृदय ना हो, जो थोड़े कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं, जो नहीं समझ पाए कि पर्यावरण और पक्षियों को भी हमें बचाना, वो भी हमारे लिए बहुत क्या कहते हैं ज़रूरी है। और जो लोग ये नहीं जानते शायद उनके लिए वो पहेली बने रहे, वो सालिम अली के विषय में कुछ जान भी ना पाएँ। लेकिन बचपन के दिनों में सालिम अली के एयर गन से जो एक गोरैया घायल होकर गिर गई थी, नीले कंठ वाली गोरैया घायल होकर के गिर गई थी, वह गोरैया उन्हें सारी जिंदगी नए नए खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, और उनकी ज़िंदगी को ऊंचाई तक जाने के लिए जो उनके मन में एक विश्वास था, वह विश्वास उन्होंने अपना ज़िंदगी भर नहीं छोड़ा, कभी वो डिगा नहीं। और इसी कारण वह भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक कहते हैं प्राकृतिक के लिए, ठीक है, जो स्वाभाविक हो, जिसमें कुछ भी बनावटीपन ना हो, उसी तरह वह ज़िंदगी का एक प्रतिरूप बन गए। यहाँ पर लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी के बारे में इसलिए कहा गया क्योंकि लॉरेंस का जन्म सालिम अली से पहले हुआ था, और वो पहले ही एक अच्छे प्राकृतिक वैज्ञानिक और पक्षियों के विषय में जानकारी रखने वाले और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे, ठीक है। और उसके बाद जब सालिम अली हुए तो प्रकृति के प्रति उनका भी काफ़ी लगाव हुआ। इसी के कारण उन्हें ये लॉरेंस का उदाहरण दिया गया, क्योंकि जो अपने रूप और गुण के कारण पहले हो चुका हो, उससे अगर दूसरे की तुलना की जाए तो उससे पहले वाले का ही उदाहरण देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ये कहें कि राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी है, या गांधी जी राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी थे, तो गांधी जी भी सत्य बोलते थे और हरिश्चंद्र भी सत्य बोलते थे। तो यहाँ पर तुलना इसलिए किया गया क्योंकि गांधी जी से पहले हरिश्चंद्र हुए और वो भी सत्य बोलने वाले थे। इसी तरह गांधी जी बाद में हुए, लेकिन सत्य बोलने वाले वो भी थे। तो जब तुलना किया हमने तो उसमें गांधी जी की तुलना हरिश्चंद्र से की। इसी तरह यहाँ पर सालिम अली की तुलना लॉरेंस से की, क्योंकि लॉरेंस पहले हुए थे और सालिम अली बाद में हुए, इसीलिए उन्हें कहा गया कि लॉरेंस की तरह ही वह नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। यहाँ पर टापू बनना एक छोटा सा स्थान जो जिसकी हम सीमा को नाप सकते हैं कि हाँ इसी इतनी लंबाई चौड़ाई है या ये इतना बड़ा है, लेकिन अथाह सागर बनना माने जिसकी हम गहराई को भी नहीं नाप सकते, जिसकी लंबाई चौड़ाई को भी हम नहीं नाप सकते, जिसका कोई था ना हो, पता ना हो, ऐसे वो बनकर के उभरे। क्योंकि उनके व्यक्तित्व को हम सीमित नहीं कर सकते, उनका व्यक्तित्व क्या है, असीमित है, ठीक है। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके यायावारी से परिचित थे, यायावारी कहते हैं घूमना, भ्रमणशील और यायावारी माने घुमक्कड़ स्वभाव से जो लोग परिचित थे, वे लोग ये जानते थे कि वैसा लगता था, उन्हें महसूस होता था कि आज भी वो किसी पक्षी की खोज में निकले हैं, उसी की सुराग में निकले हैं, और थोड़ी देर के बाद वह दूरबीन गले में लटकाए हुए वापस आ जाएंगे। जब तक वे नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। और अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं लौटते, यानी जब तक वो वापस नहीं आते, तो क्या हम उन्हें गया हुआ मान लें, यानी हम ये मान लें कि वो आप ज़िंदगी में वापस कभी लौट नहीं सकते। मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। और लेखक कहते हैं कि मेरी आंखें आज नम हैं
और मैं नम आँखों से फिर एक बार कह रहा हूँ, सालिम अली क्या तुम वापस लौट कर आओगे? क्योंकि तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व, तुम्हारे जैसा प्रभावशाली व्यक्ति और तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम ही दुनिया में आते हैं। और उनके जितना विशाल हृदय उन लोगों का होता है जो सभी के प्रति समर्पित भाव से रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की खोज सभी लोग करते हैं, इंसान यहाँ भी करते हैं और उन्हें फिर से पाना चाहते हैं। उनके बारे में फिर से उनके मन में विश्वास रहता है कि वो वापस लौट करके आएंगे।